जय गुरुदेव। आज सुनते हैं नई सत्य घटना जो गुरुदेव ने रची और वह तबादला वरदान में बन गया। सन 1996 के आखिर में मेरा तबादला चाईबासा में हो गया। यहाँ आने के लिए मैं मानसिक तथा मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं था। आरंभ से ही गुरुदेव से और उनके मिशन से कुछ इस प्रकार जुड़ा रहा कि विभागीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जो समय बचता था उसमें मिशन का काम किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता था। किंतु उड़ीसा की सीमा से सटे इस क्षेत्र में मिशन के कार्य कर पाने की संभावना नहीं के बराबर थी। मैं पूज्यवर से प्रार्थना करने लगा कि वे मेरा तबादला रुकवा दें, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और विभागीय दबाव के कारण अंततः मुझे चाईबासा का कार्यभार संभालना ही पड़ा। वहाँ का प्रभार संभालते हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह 2 लड़कियाँ मेरे आवास पर पहुंच गई। मैं सोचने लगा कि ये कौन है और उन्हें दफ्तर जाने के बजाय यहाँ आवास पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। पास आकर जब उन दोनों ने अपना परिचय दिया तो मेरा हृदय तो एक सुखद आश्चर्य से भर उठा। वे दोनों गायत्री परिवार की ही थीं। उनमें से एक थी वंदना और दूसरी चंचल गुप्ता। मेरे विभाग के ही किसी व्यक्ति के द्वारा उन्हें यह मालूम हो चुका था कि मिशन से मेरी गहरी संबंधता है। वे उस उम्मीद से मेरे पास आई थीं कि उनके द्वारा जैसे तैसे चलाए जा रहे मिशन के कार्यक्रमों को विस्तार दिया जा सके। उन्होंने बताया कि मिशन का काम जानने वाले यहाँ गिने चुने लोगों की है। वे दोनों अपने स्तर से पूरी तरह प्रयासरत हैं, फिर भी मिशन को मजबूती नहीं मिल पा रही है। इन प्रयासों में अधिकाधिक समय देने के कारण गाहे बगाहे इन्हें घर परिवार वालों की डांट भी सुननी पड़ जाती थी। इन विकट परिस्थितियों में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की मैं मन ही मन सराहना किए बिना न रह सका। मुझे लगा कि इन दोनों बहनों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में मिशन को मजबूत करने के लिए ही पूज्य गुरुदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। तभी उन्होंने तबादला रुकवाने की मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। अब मुझे सबसे पहले 9 कुंडे यज्ञ के लिए एक स्थान का चयन करना था। इसके लिए शंभुस्थान शंकर मंदिर मैदान उपलब्ध हो गया। यज्ञ में लोगों को शामिल करने के लिए सघन प्रचार की आवश्यकता थी। इसके लिए जगह जगह छोटे छोटे दीप यज्ञों का आयोजन कर लोगों को संदेश दिए जाने लगे। घर पर जा जाकर लोगों को घर घर संपर्क कर विशेष गोष्ठियों का आयोजन किया गया ताकि स्थानीय लोगों को युग निर्माण योजना के बारे में विस्तार से बताया जा सके। इधर लोगों के बीच प्रचार के कार्य चल रहे थे, उधर कुंड निर्माण से लेकर साधन सामग्री जुटाने का प्रयास भी किया जा रहा था। यज्ञ की तैयारियों में शुरू से अंत तक कहीं कोई अड़चन नहीं आई। चारों ओर से सहयोग की बारिश होने लगी। भोजन प्रसाद की व्यवस्था श्री रोंगटा ने दी। दीप यज्ञ और हवन के लिए घर घर से आमंत्रण आने लगे। विभिन्न व्यावसायिक ग्रुपों ने भी सहयोग का साथ बढ़ाना शुरू कर दिया। मारवाड़ियों ने एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान कोल ग्रुप द्वारा दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। अंततः यज्ञ इतने भव्य रूप में संपन्न हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी।
इस यज्ञ के दौरान की गई शक्तिपीठ की स्थापना की बात रखी गई। रायपुर के एक मारवाड़ी सज्जन ने शक्तिपीठ के लिए स्थान की पेशकश की। 3 कट्ठे के अहाते में बना हुआ 3 कमरे का मकान, चौड़ा बरामदा, अहाते के अंदर ही चौपाकल स्थान के उपलब्ध हो जाने से शक्तिपीठ के निर्माण का कार्य द्रुतगति से चल पड़ा। 18 जनवरी 1997 को भूमि पूजन हुआ। एसपी रामजी साहब ने शक्तिपीठ के निर्माण के लिए विधिपूर्वक भूमि पूजन किया। यह भूमि दरअसल एक बहुत बड़े भूखंड का हिस्सा थी। उस पर काफ़ी दिनों से कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें पूर्वोक्त मारवाड़ी सज्जन को कुछ इस तरह लपेटा गया था कि भूमि पर उनका अधिकार साबित होने का कम ही गुंजाइश थी। प्रतिपक्ष की जोड़ तोड़ के कारण स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि उनको जेल भी जाना पड़ सकता था। ऊपर से स्थानीय भू माफियाओं द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी, जो इस भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। शक्तिपीठ के लिए इस भूमि को दान में देने की मौखिक पेशकश करते ही परिस्थिति कुछ इस प्रकार पलटती चली गई कि सारे विरोधियों के सब प्रयास धरे के धरे रह गए। केस की दिशा ही बदल गई और निष्पत्ति मारवाड़ी सेठ के पक्ष में रही। मारवाड़ी सेठ की बरसों से चली आ रही इस समस्या के बारे में एसपी साहब ने मुझे तब बताया जब इस विवाद का निपटारा न्यायालय द्वारा पूरा हो गया। जब स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो सभी एक स्वर से कहने लगे कि ऐसे जटिल मुकदमे का फैसला मारवाड़ी सेठ के पक्ष में होना उनके द्वारा शक्तिपीठ के लिए भूमि दान का ही परिणाम है। खुद एसपी साहब भी इस निर्णय को लेकर आश्चर्यचकित थे। पूरे क्षेत्र में चर्चित इस मुकदमे में मारवाड़ी सेठ की जीत से चारों ओर गायत्री माता और गुरुदेव की शक्ति की चर्चाएं होने लगी। इन चर्चाओं को तब और बल मिला जब अन्याय से वंदना के लिए रिश्ता मिल गया और उसकी शादी हो गई। एक पैर से लाचार होने के कारण उसके लिए रिश्ता मिलना मुश्किल हो रहा था। यही कारण था कि 25-26 वर्ष की हो जाने के बाद भी उसकी शादी तय नहीं हो सकी थी। शादी को लेकर उसके माता पिता के लिए भी यह एक सुखद आश्चर्य की घड़ी थी। इतना सब कुछ घटित होने के बाद यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि चाईबासा के तबादले की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव ने मुझे पुरस्कृत करने के लिए ही बनाई थी। तबादले के समय में यह सोचकर मरा जा रहा था कि वहाँ मिशन के काम मुझे अधूरे छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ आकर जब शक्तिपीठ की स्थापना जैसा महत्वपूर्ण कार्य मुझ अकिंचन के द्वारा पूरा हुआ तो मेरा रोम रोम गुरु सत्ता की असीम अनुकंपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं या हम जो करना चाहते हैं वही हमारे लिए सबसे बेहतर है, लेकिन कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा और हमसे बेहतर सोचने के लिए हमारे गुरुदेव सदैव ही हमारे पास रहते हैं। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा और क्या बुरा है। अक्सर जब हम जो किसी चीज़ के लिए ज़्यादा बेचैन और परेशान होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि यह काम क्यों नहीं हो रहा, हम क्या करें। और जब वह नहीं होता है तो कहीं न कहीं हमें खुद पर और परिस्थिति पर काफ़ी क्रोध आता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा।
लेकिन बाद में यह पता चलता है कि गुरुदेव ने शायद उससे कई गुना बेहतर हमारे लिए सोच के रखे हैं और बाद में हमें सारी चीज़ें एक फिल्म की तरह दिखाई देती है और समझ में यह आता है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है।